तो डियर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आज का जो लेक्चर्स होने वाली है बेहद ही स्पेशल्स होने वाला है और ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लेक्चर्स होने वाला है। ठीक है, तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को शॉर्ट में MOM लिखा जाता है। ठीक है, तो मॉम में हम लोग जो है बात करेंगे स्ट्रेस एनालिसिस अंडर जनरल लोडिंग, या फिर आप उस टॉपिक को ऐसे भी आप सिलेबस में अपना देखोगे तो मिलेगा जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये एक मॉड्यूल है जो कि आपको पढ़ना है मॉड्यूल 2 में। ठीक है, किसमें ये टॉपिक पढ़ने हैं? मॉड्यूल नंबर 2 में आपको ये पढ़ने हैं जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसी को आप कह सकते हो एनालिसिस, है ना। इसको काट कर आप एनालिसिस भी कह सकते हो, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन का किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। मुझे ज़्यादा डिटेल्स इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस, मान लो कोई फोर्स लग रहा है और वो जो फोर्स लग रहा है वो कुछ एरिया पे लग रहा है, तो स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, फोर्स बाय एरिया। ये जो होता है ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल एल बाई एल। ये जो है स्ट्रेन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? स्ट्रेन को। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में भी हमारा रिलेशन होता है। तो स्ट्रेन एंड स्ट्रेस में रिलेशन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, इस पर डिटेल आप लोग 4th सेमेस्टर में जब होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको टॉपिक पढ़ना होगा, जिसमें आप उसके डिटेल्स में पढ़े होंगे। खैर मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा सा बस समझ रहे हैं। तो देखो, स्ट्रेस जो है हमारा 2 तरीके का होता है, उसी तरीके से स्ट्रेन भी हमारा होता है। तो मेनली हम लोग अभी स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस भी हमारा 2 तरीके का होता है, एक हमारा टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, आपको डिटेल नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस है और ये एरिया है, तो फोर्स बाय एरिया। अब कोई बॉडी है तो वह हमारा 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। तो जब बॉडी हमारा 1D होगा तो उसको हम लोग यूनी एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम भी कह सकते हैं, है ना। तो क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन होगा, तो मान लो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे P लोड लग रहा है या फिर कह सकते हो फोर्स लग रहा है। तो ये जो P लोड या फोर्स जो लग रहा है ये कैसा है? टेंसाइल है। कैसा है? टेंसाइल है। तो ये जब हमारा टेंसाइल है और ये एक ही डायरेक्शन में है ना, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली रख दिए तो ये हमारा x डायरेक्शन हो गया। अगर इसको हम लोग वर्टिकली रख दिए और इस तरीके से खींच रहे तो ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकली में y डायरेक्शन हो गया। ठीक है, बट कोई एक ही डायरेक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? रोल निभाएगा। क्या करेगा? रोल निभाएगा। तो इसको अगर हम लोग वर्टिकली अगर काट दें, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस होगा? ये एक्सिस कहलाएगा। या इस प्लेन को जब इसको हम लोग वर्टिकली काटेंगे तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स
प्लेन, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन कहेंगे। मान लो ये कोई सेक्शंस हम लोग काटे, एक्स सेक्शंस हमारा हो गया, तो यहाँ पे जो समेशन ऑफ फोर्सेस होंगे इन एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे पी लोड लग रहा है, तो अगर हमारा पी लोड टेंसाइल लग रहा है तो ये सेक्शंस को काटेंगे, किसी भी पॉइंट पे काटेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सेम आएगा, जो कि क्या बताएगा, रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, जिसको आर से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये 90 डिग्री पे होगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हम लोग लिए थे उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली हम लोग एक सेक्शन को काटे हैं। कैसा सेक्शन को काटे हैं, परपेंडिकुलरली काटे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन हमारा आ जाएगा P माइनस आर इक्वल टू 0, सो R इज इक्वल टू P। यानी ये जो फोर्सेज हमें मिलेंगे किसी भी सेक्शंस पे काटेंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे एक सेक्शंस में काटे थे, अब इस सेक्शंस को हम लोग कई सारे पार्ट्स में काट दें, कई सारे पैरेलल पार्ट्स में काट दें, तो क्या होगा, तो भी हमारा हर एक पार्ट्स पे जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा, चाहे वो मान लो यहाँ पे हम लोग सेक्शंस को काटे, ये हो गया 1-1, ये हो गया 2-2, यह सेक्शंस हो गया 3-3। तो हर एक सेक्शन पे मान लो सेक्शन 1 पे सिग्मा 1-1 जो है वह P/A, तो सेक्शन 2-2 पे है ना, यानी सिग्मा 2-2 जो है ये भी P/A ही होगा। यानी हर एक सेक्शंस पे जब पैरेलल हम लोग काटते हैं तो स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, हमेशा बराबर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ क्या है, याद रखने की चीज़ें हैं। चलो ये चीज़ समझ में आया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। राइट, तो अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये वन डायरेक्शनल था तो हम लोग एक पैरेलली काटे तो हमें वो मिला, ठीक है, हर एक सेक्शंस में जो स्ट्रेस मिला वो सेम मिला। बट मान लो कि ये हमारा सेक्शंस है एक्स, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस है, एक्सियली फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्सेस लग रही है। ओके, इसको किसी एंगल पे काटे, मान लो कि यहाँ पे हमारा ये तो अभी 0 डिग्री पे है, मान लो यहाँ पे काटे, ये हमारा 1-1 हो गया, फिर यहाँ पे काटे ये हो गया 2-2, ठीक है, यहाँ पे काटे ये हो गया 3-3। सपोज डैट इस तरीके से हम लोग जो है काटे, तो ये यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट सेक्शंस के लिए ये जो है θ1 हो गया, सेकेंड सेक्शन के लिए ये हो गया θ2 हो गया, थर्ड सेक्शंस के लिए ये हो गया θ3। मान लो इस तरीके से हम जो है क्या कर रहे हैं, बॉडी पे लगा रहे हैं फोर्स, मतलब उसमें कुछ एंगल के साथ उसको काट दिए। तो जब कुछ एंगल के साथ हम लोग इसमें काटेंगे तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस हमें मिलेगा 1-1 सेक्शंस के लिए नॉट इक्वल टू एट सेक्शन 2-2 एंड नॉट इक्वल टू एट सेक्शन 3-3। हर एक सेक्शन पे जो स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, वो अलग अलग होगा, और वो अलग इसलिए होगा क्योंकि उसमें एक हमारा कांस्टेंट टर्म यूज हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म यूज होगा जिसका हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज डैट इस सेक्शंस को हम लोग ऐसे काटे, ठीक है, ये ऐसे काटे, यहाँ पे P लोड लग रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन जो है हमारा ऐसे लगेगा R,
आर रिएक्शन हमारा ऐसे लगेगा, ठीक है, जो कि कुछ एंगल पे होगा। अब यहाँ से ये जो आर होगा ये कुछ एंगल होगा और इसके 90 डिग्री पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ये आएगा, यहाँ पे मान लो अल्फ़ा डिग्री है तो आर कॉस अल्फ़ा, ठीक है, आर कॉस अल्फ़ा होगा। और इसके इस सेक्शंस पे यहाँ पे ये जो आएगा ये आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा। क्या आ जाएगा? आर साइन अल्फ़ा। सो इस कंडीशन में जब इस सेक्शंस को हम लोग काटे, कोई मान लो ये हमारा 1 एक्सिस था, है ना, तो यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना मिलेगा, ये अल्फ़ा जो है इक्वल टू मान लो θ1 है। मान लो ये 30 डिग्री पे हम लोग काटें, कितने पे काटें? 30 डिग्री पे काटे हैं इस एक्सिस को, तो r30 r साइन r cos 30 r साइन 30 हम लोग जो है लेकर चलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हमें बोलेगा कि नॉर्मल स्ट्रेस बताइए यानी सिग्मा का वैल्यू बताइए, तो हमारा वैल्यू होगा r cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई cos अल्फ़ा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई एरिया। ये हमारा फाइनल होगा। और ये जो अल्फ़ा है हर एक पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ से सेक्शन 1 के लिए तो 30 डिग्री, सेक्शन 2 के लिए 60 डिग्री, सेक्शन 3 के लिए 90 डिग्री, सेक्शन यहाँ पे मान लो 3 है, ये एक्स है उसके लिए 90 डिग्री, सेक्शन 3 के लिए 120 डिग्री। तो इस तरीके से हर एक के सेक्शंस पे जो एंगल है वो हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे सिग्मा का जो वैल्यू है वो भी हर एक का सेक्शन पे क्या होगा? चेंज होगा, हर एक का सेक्शंस पे चेंज होगा। सो इस तरीके से अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू बोला जाए तो सिग्मा मैक्स कब होगा? जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो कॉस अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा 1 होगा, जो कि r बाई ए का वैल्यू हमें देगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है। बट अगर बोले कि मिनिमम वैल्यू बताइए कि सिग्मा का वैल्यू यानी नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, तो वो 0 होगा। और 0 कब होगा? जब एक्सियली उसको काटेंगे, एक्सियली जब प्लेन को हम लोग काटेंगे तब। और मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रांसवर्स सेक्शंस में हम लोग काटेंगे, ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर काटेंगे उस प्लेन को, तो हम लोग जो है क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे r बाई ए के जगह पे आपको मैंने पहले बताया कि r जो है p के इक्विवेलेंट होता है, तो p बाई ए भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे निकाले। तो ये तो मैंने जो बताया ये नॉर्मल स्ट्रेस था। कौन सा स्ट्रेस था? नॉर्मल स्ट्रेस था। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस में हो सकता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस हो। ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके का लोड लगाएं, कंप्रेसिव लोड लगाए हैं, टेंसाइल लोड लगाएं उसके ऊपर। बट अगर बोले कि 1 सेक्शंस के लॉन्ग आप बताइए कि शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस को टाउ से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है? टाउ से किया जाता है। तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली सवाल आएगा कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा r साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा जो है शियर, देखो ये क्या हो? रगड़ना। ठीक है, देखो अब मान लो
कि एक पार्टिकल जो है हमारा इस तरीके से कटा, ठीक है, तो एक पार्टिकल जो है हमारा इस तरीके से कटेगा, ठीक है। तो एक अगर ऊपर की ओर जाएगा तो एक नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रगड़ रहा है, तो वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आर साइन अल्फा आ रहा है ना जी। तो आर साइन अल्फा इसलिए हम लोग ऊपर में लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर बाई ए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, या फिर पी बाई ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये आप जो है लेकर चलोगे। इसको जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, पी बाई ए साइन 2 अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन पे निकालने का ये फॉर्मूला, किसी भी प्लेन पे निकालने का ये फॉर्मूला था, पी बाई ए साइन अल्फा। और अगर बोले कि भाई बताओ कि शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब वो यूनिएक्सियल डायरेक्शन में होगा तब। तो मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फ़ा का वैल्यू 45 होगा, जो कि वैल्यू आएगा p बाई 2a। क्या आएगा, p बाई 2a आएगा। और शियर स्ट्रेस का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 आएगा। अल्फ़ा का वैल्यू जब 0 आएगा तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा जो कि 0 आएगा, ठीक है। यानी अगर 45 डिग्री पे किसी प्लेन को काटते हैं तो उस कंडीशन में शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम आएगा। और अगर 90 डिग्री पे काट रहे हैं तो उस केस में नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम आएगा। यह चीज समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा क्वेश्चंस था कि जो जनरल लोडिंग हम लोग लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो उसमें स्ट्रेस का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम लोग 3D बॉडी के समझते हैं, क्योंकि वन यूनिडायरेक्शनल या फिर कह सकते हैं वन डायरेक्शनल के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो इसको अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ओके, चलो तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, तो देखो हम लोग जो है एक 3D बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 3D बॉडी। देखो हो सकता है कि मेरा फिगर थोड़ा उतना अच्छा ना आए, बट कोशिश अपना रहेगा, ठीक है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस तरीके का फिगर है हमारा, ठीक है। अब ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। ऑब्वियसली 3D बॉडी है तो 3 डायरेक्शंस हमारे होंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेस x आएगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेस z आएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मल स्ट्रेस z आएगा। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, बट कोई भी बॉडी हो, कैसा भी बॉडी हो, उसमें उसको अगर काटेंगे तो उसमें शियर स्ट्रेस भी हमें ज़रूर मिलेगा। तो अगर एक्स बाई प्लेन है, देखो ये कौन सा प्लेन है, ये हमारा वाई, और तो देखो यहाँ पे हमारा
जो एक्स है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन में अगर हम लोग बात करें कि शियर स्ट्रेस कितना होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा टाउ एक्स वाई आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टाउ एक्स जेड, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टाउ जेड एक्स, यहाँ पे आ जाएगा टाउ जेड वाई, इधर आ जाएगा हमारा टाउ, ये वाई वाई है ना, वाई वाई, तो ये वाई एक्स एंड ये आ जाएगा टाउ जेड वाई, वाई जेड ना, सॉरी वाई जेड। ओके, तो ये जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रेस का। तो कितने एलिमेंट्स हैं स्ट्रेस के, तो 9 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेसेस, 9 एलिमेंट्स हैं हमारा स्ट्रेस का। ठीक है, अगर ये हमारा ये है तो आपका जब आप सिलेबस देखोगे तो आपसे बोला होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन टेंसर के बारे में बताओ। टेंसर, तो देखो टेंसर जो है एक क्वांटिटी बताता है या यूनिट कह सकते हो। टेंसर यूनिट ही लेकर चलो, जैसे स्केलर वेक्टर था ना, उसी तरीके से टेंसर भी हमारा होता है। टेंसर कब होता है, जब उसका खुद का मैग्नीट्यूड हो, कोई भी बॉडी में स्ट्रेस जब लगे, ठीक है, उसका खुद का डायरेक्शन हो और वो ये डिफाइन करे कि वो कोई एक प्लेन पे लग रहा है। उसका खुद का मैग्नीट्यूड हो, खुद का डायरेक्शन हो और वो डिफाइन करे कि कोई एक प्लेन पे वो लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में, इस कंडीशंस में हम लोग जो है उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें हमारा टेंसर क्वांटिटी में आता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लोगे तो स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटसेट्रा, और भी कई सारे हमारे हैं जिसको जो है टेंसर क्वांटिटी मानकर चलते हैं। तो ये जो टेंसर क्वांटिटी हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन, तो इसको जो है मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेस टेंसर इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे हम लोग लगाते हैं, देखो यहाँ पे ले लो एक्स वाई और जेड, ओके, इधर भी ले लो एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स में के फॉर्म में लगाना है, तो सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, यहाँ पे टाउ एक्स वाई एक्स सिग्मा वाई वाई एंड टाउ वाई जेड। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा जेड एक्स सिग्मा जेड वाई एंड सिग्मा जेड जेड। तो ये जो है डायगोनली हमारा क्या बताता है, डायगोनली जो है नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, डायगोनली नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और डायगोनल एलिमेंट्स के अपर डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं और जो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में इक्वल होते हैं और दोनों ही शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन अगर बात किया जाए तो लोअर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन दोनों का अलग होता है। जैसे टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई। ये जो तीनों हैं ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। अब ये कैसे है भाई, चलो और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये तो डायरेक्शंस आप लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसको लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, नहीं तो बैक करके आप थोड़ा सा लिख सकते हो, राइट। तो इसका मान लो ये जो है आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका जो है सी है ना। ए बी और सी है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, या इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी मान, जैसे मन करता है वैसे कर सकते हो। इस डायरेक्शन में हमारा होता है टाउ एक्स वाई, ठीक है, तो इसके अपोजिट होगा टाउ एक्स वाई। फिर यहाँ पे अगर आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो टाउ वाई एक्स को वाई एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हो टाउ वाई एक्स। ये क्या है, देखो अगर एक ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको कॉम्प्लीमेंट यानी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, ये ऐसे रोटेट ना कर जाए, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए नीचे की ओर लगता है, यानी ये रोटेट ना करे, इस तरीके से रोटेट कर रहे। फिर इस तरीके से देखो, इस तरीके से, है ना, मैंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है भाई, तुम आगे बढ़ रहा है, नहीं नहीं तुम आगे मत बढ़ो, तुम हमारे साथ रहो। कहाँ जा रहा है, कहाँ जाओगे आगे जाकर, हम तो तुम्हारे साथ है ना, इसलिए आगे मत बढ़ो, यहीं पे रहो। तो इस तरीके से वो इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जब ये चीज़ें आप लेकर चलोगे तो टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू सी इक्वल टू टाउ वाई एक्स इंटू ए बी इंटू सी, यहाँ पे ए होगा। सो यहाँ पे अगर करोगे तो टाउ एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा टाउ वाई एक्स। तो ये आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म के बारे में बताया, टेंसर क्वांटिटी के बारे में बताया। अब अगली जो लेक्चर्स अपनी होगी इसकी, इसी में ये टॉपिक्स बहुत बड़ा है और इससे आपको जो AKU का एग्ज़ाम्स होगा, AKU जो एग्ज़ाम्स लेंगी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। कितने? 14 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। तो ये 14 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, हम इतना इसमें बताएंगे। तो अगला जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग बात करेंगे मोहर्स सर्कल के बारे में, और ये मोहर सर्कल की मदद से हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का, वो हम लोग बात करेंगे अगली वीडियोस में। तो डियर, कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेगा। तो डियर देखो, नोट्स जो है प्रॉपर नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में कहोगे कि मुझे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का नोट्स चाहिए, तो अभी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जो टॉपिक्स हैं ये सॉम से ही रिलेटेड है, तो मेरे पास सॉम का है जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स आपके हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है।
तो मेरे पास जितने अवेलेबल हैं मतलब सोम का ही वो पार्ट है, बट आप लोगों को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में बस इसको जो है चेंज कर दिया है। यही चीज़ अब जो इस बार से एग्ज़ाम देंगे थर्ड सेमेस्टर का एसबीटी बिहार का, यानी बिहार पॉलिटेक्निक का, उन लोगों को भी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए दे दिया है। मतलब कुछ समझ में आता नहीं है हमें कि यार सिलेबस ये करना क्या चाहता है। कोई एक नाम रहने दो ना यार, पहले से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, क्या दिक्कत था, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से करने की क्या ज़रूरत थी। बट खैर गवर्नमेंट का है मामला, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह सब अपना सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ से उलट के कहाँ पलटना है, कहाँ से पलट के कहाँ पे डालना है। बस ये, जैसे तुम अपना सिलेबस ही देखो ना, अगर तुम अपना सिलेबस देखोगे, देखो मेरे पास है, मैंने प्रिंट करवा कर रखा है, ठीक है। तो देखो मॉड्यूल 1 में अगर आप पढ़ो तो मॉड्यूल 1 में आपको जो है एनालिसिस ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेट ट्रस पढ़ना है। उसके बाद आप वही चीज़ें आपको मॉड्यूल नंबर 4 में फिर से पढ़ना है कि भाई ट्रस क्या है और उसमें डिफॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, और स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट ट्रस क्या होता है। भाई तो आधा तुम मॉड्यूल 1 में पढ़वा रहे हो, आधा मॉड्यूल 4 में पढ़वा रहे हो, तो यार तो कोई एक मॉड्यूल दे दो ना, क्यों ऐसे लोचा पेंजी करते हो। चलो ये चीज़ तो हुआ। उसके बाद आओ, ये सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में इस तरीके का मामला है इसका। देखो मॉड्यूल नंबर 3 में आपको पढ़ना है मोमेंट बैलेंस एंड स्ट्रेस में, जिसमें पढ़ना है स्ट्रेस स्टेट, यानी स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड फेलुअर क्राइटेरिया। भाई फेलुअर क्राइटेरिया है तो थ्योरी ऑफ फेलुअर भी तो तुमने डाला है, और तो थ्योरी ऑफ फेलुअर किस में डाला है, मॉड्यूल नंबर 2 में डाला है। तो यार पहले मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ें कि पहले मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ें, बताओ। अब जब तुम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात कर ही दिए, थ्योरी ऑफ फेलुअर बता ही दिए, तो भाई फिर मॉड्यूल नंबर 7 में फेलुअर ऑफ मटेरियल डालने की क्या ज़रूरत थी। तुम भाई मॉड्यूल 2 में ही डाल देते कि थ्योरी ऑफ फेलुअर के साथ साथ फेलुअर ऑफ मटेरियल भी पढ़ो। तो नहीं, अगर वैसे डाल देगा तो उसको अनपच कर जाएगा। इसलिए सिलेबस यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ। यार एक सीक्वेंस में पढ़वाओ ना, सिलेबस डालो तो एक सीक्वेंस में डालो कि भाई थ्योरी ऑफ फेलुअर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, कुछ समझ में नहीं आए तो जहाँ मन करे वहाँ डाल दो। खैर अपना काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, किसी तरीके से सेमेस्टर तो पास होना ही है। बाकी आप जब गेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये सभी चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में मिलेगा देखने को, जो कि सारा का सारा टॉपिक जो अभी आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ रहे हो, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े थे 4th में, ये दोनों मिलाकर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल गेट के लिए पढ़ना है, दोनों मिलाकर। बट यहाँ पे तो उसको अनपच कर जाएगा। यार तो तुम एक तरीके से ऐसा ही कर दो ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2, चलो भाई खुशी होता। बट अपना दुख किसको बताएं, है ना। आंखों से आंसू आने लगते हैं जब सेमेस्टर में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझसे जितना हो पाएगा आप लोगों का हेल्प कर पाऊँगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।